मैं लिंक इसमें भी भेज देता हूँ। मैंने लिंक जो है जी आप लोगों को भेज दिया है। आप फेसबुक का मैंने मैंने जो यूट्यूब का लिंक है वो आप लोगों को भेज दिया। मैं दोबारा भी आप लोगों को भेज देता हूँ। आपको मैंने जो लिंक है जी वो मैंने भेज दिया है। अब उसको क्लिक करें और आप लाइव उसमें आ जाएंगे जी। जी जनाब, ये मैंने वैसे ऑन इसको कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग जो ले रहे हैं वो यूट्यूब के ऊपर जी लाइव आ रहा है। आप उसको क्लिक करें और यूट्यूब के चैनल पे आ जाएंगे। जी जनाब, मज़ीद जो क्वेश्चन है जी वो किनका सवाल आया जी आगे। जीशान हुसैन कह रहे जी, नोटिस टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 6A(2)(a) ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 रीड विद SRO। व्हाट शुड आई राइट इन द असाइनमेंट टैब। जीशान हुसैन साहब, पहले जाके ना आप चेक करें कि आपके क्लाइंट के ऊपर या आपके ऊपर जो है वो लॉ अप्लाई होता है। अगर तो आपको अप्लाई होता है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और ओबियसली अपने क्रेडेंशियल और सारी चीज़ों को ज़रा आप चेक कर लीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, लोग दोस्त आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं जी। जी अच्छा, मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए जी वेट कर रहा हूँ। 8 बजे का वैसे टाइम था, अभी अभी हुआ ही है टाइम। तो दोस्तों से उम्मीद है कि वो काफ़ी इसके अंदर आके शेयर करेंगे। तो लिंक मैं वैसे इसका इधर शेयर कर देता हूँ जी आप लोगों को। लिंक है जी, ये वैसे भी मैंने शेयर कर दिया लिंक इसके वीडियो के अंदर। आप इधर से भी कर सकते हैं, और अगर आप उधर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा जी। कि ये मैंने लिंक जो है वो आपको शेयर कर दिया है। आप लोग इसको क्लिक करके, सईद हुसैन साहब सर CFCA का बता दे, कौन कितना एक्सपीरियंस जो जितना है वो ऑल चार्जेस शामिल करके FCA का बता दे कि और कितना एक्सपीरियंस जो जाता है सब शामिल कर। सईद हुसैन साहब, ये मैंने लिंक आपको भेज दिया है। इसको क्लिक करके ना, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको क्लिक कर ले, आप यूट्यूब पे आ जाए मेरे साथ जी, और वहाँ पे आके आप सवाल कर ले। ये मैंने वैसे अंदर शेयर भी कर दिया है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उधर आके मुझसे सवाल कर ले, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी जनाब, सही साहब, अगर आवाज़ आ रही है तो लिंक आपको मैंने भेजा हुआ है। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ जी लोगों के सवालों का। 2 क्वेश्चन अभी तक जी हमने जवाब दिए। अब जो फर्दर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर हम उसको भी ले लेंगे जनाब। ये मैं लिंक आपको दोबारा दे देता हूँ जी। ये लिंक आप उसको क्लिक करें और आप दूसरी तरफ आ जाए और सवाल जो है आप कर सकते हैं। जी जनाब। अच्छा, अभी दो दो है जी। तीसरा मैं अपनी तरफ से फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जी। सबसे पहले मैं जी डेफिनेशन भेज रहा हूँ आपकी तरफ जी। बिजनेस एसेट्स जी। ये डेफिनेशन है जी आपके पास जो हमारी तरफ से है कि बिजनेस एसेट जो है वो, ये बेसिकली एसेट्स एंड डेप्शन से रिलेटेड जो है वो आज डिस्कशन हो रही है। बाकी जो आप क्वेश्चन करते जाएंगे उसको हम देखते जाएंगे जी। बिजनेस एसेट जो है बेसिकली वो हेल्ड होली और पार्टली फॉर बिजनेस यूज है, इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड एंड डेप्रिसिबल एसेट है। ये बिजनेस एसेट्स की डेफिनेशन है जी। अच्छा जी, जीशान हुसैन कह रहे ओके सर, चले अच्छा हो गया जी, आप इधर आ गए जी। मैंने लिंक जी इस पे शेयर कर दिया है। अताउल्ला साहब, आप उस पे आ जाए और उसको क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पे हमारे साथ आ जाएंगे जी। आप उधर आ जाए जी। जिशान हुसैन आ गए, ओके थैंक यू जी। RH एसोसिएट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। इफ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड्स सर्विसेज सॉफ्ट रिलेटेड आउट ऑफ कंट्री, यानी सॉफ्टवेयर, यानी वो कह रहे हैं
and receive remittance in company bank account, such amount is taxable or exempted। आर एच एसोसिएट साहब वो आपको चेक करना पड़ेगा जनाब कि बैंकिंग चैनल के थ्रू 80% प्लस अमाउंट आनी चाहिए, और वो इसकी सॉफ्टवेयर और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज या आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी वो बताया हुआ है सॉफ्टवेयर, वो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा जी, वो टैक्सेबल नहीं होगा प्रोवाइडेड कि आप कंडीशंस को मेट कर दें। 2025 तक एग्जेम्प्ट है। 133 क्लोज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का। जी जनाब, जी जनाब अताउल्ला साहब आपको लिंक मैंने भेजा हुआ है, आप उसको क्लिक करके तो आप उसमें हमारे साथ लाइव यूट्यूब पे आ सकते हैं। जी जी ये लिंक मैंने भेजा हुआ है। जी जनाब, अच्छा जी, ये तो आर एच एसोसिएट्स वालों का जवाब हुआ जी, उन्होंने ओके कर दिया, चले आपका शुक्रिया। अब एक और सवाल आया जी, वो पूछ रहे हैं टैक्स इज पेड एज पर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एस्टेब्लिश्ड बाय एफबीआर, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एसेट इज मोर देन द एफबीआर वैल्यू, व्हाट वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड इन द रिटर्न। ये ब्लिंकिंग के नाम पे है जी जो सवाल कर रहे हैं। देखिए बात ये हो रही है, अगर आप एफबीआर के रेट पे कर रहे हैं, ठीक है, आपने किया होगा एफबीआर के रेट पे जो रजिस्ट्री करवाई है, तो फिर अब जो वैल्यू आपने एक्चुअली पेड की होगी उससे कम या ज़्यादा वही आप वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर लेके जाएंगे। तो ये ब्लिंकिंग से जो भी है जी आपके सवाल का जवाब है, अगर आपको मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। बशीर अहमद कह रहे हैं इज विद होल्डिंग टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑन रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस रेफरेंस ऑफ सेक्शन। बशीर अहमद सर बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए बात यह है, अगर आपके बिहाफ पे कोई बंदा एक्सपेंसेस करता है, पहले तो बात यह है कि आप खुद वो डायरेक्टली एक्सपेंस करें तो ज़्यादा बेहतर है। मसलन अगर आप किसी अपने क्लाइंट को होटल में स्टे करवाते हैं, तो अब उसका काम तो नहीं है ना कि वो आपके खर्चे करे और आपसे फिर बाद में मांगता फिरे, क्योंकि वो आपके एक्सपेंसेस है। तो जहाँ विद होल्डिंग टैक्स है, फिर आप कहेंगे जी वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो एक नया चैप्टर खुल जाएगा। सो जहाँ जो भी एक्सपेंसेस हैं, अगर आप कल को क्लेम करेंगे वो अपने टैक्स ना काटा हुआ, तो फिर आप कैसे क्लेम करेंगे? तो विद होल्डिंग टैक्स तो बहरहाल अपनी जगह पे रहेगा। अब किसी के करने से, वरना तो सारे लोग फिर परचेजिंग दूसरों के थ्रू करना शुरू कर देंगे। तो बशीर अहमद साहब, मेरा ख्याल है आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, मैं दोबारा उधर देखूँ जी फेसबुक पे। जी जनाब, ये लिंक मैंने भेज दिया जी आप लोगों के लिए। आप मज़ीद कोई सवाल हो तो आप ज़रूर करें। जी अच्छा, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा था वो एसेट्स की, जो बिजनेस एसेट की बारी हुई थी। चले, उन्होंने ब्लिंकिंग वालों ने कह दिया, थैंक्स, आपका शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, अब दूसरा अब जो पॉइंट है कि वो ये तो हो गया बिजनेस एसेट्स। अब आ रहा है पर्सनल एसेट जी। पर्सनल एसेट्स में वो कहता है मींस एन एसेट हेल्ड होनली फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब है बिजनेस के लिए जो एसेट्स है वो आप दोनों पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस एसेट में आएंगे दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पर्सनल के केस में वो प्योरली जो होगा वो ओनली फॉर पर्सनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जी जनाब, ये अभी हम एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन के बारे में, एसेट्स के बारे में फिलहाल हम शेयरिंग कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर मेरे साथ कर सकते हैं। वकार साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने लिंक जो है वो भेजा हुआ है, आप उसको क्लिक करके YouTube पे आ जाए। जितने सवाल हैं आप इधर कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मैं लिंक आपको दे देता हूं जी, ये लिंक ले ले। अभी तो इधर से मैं कर रहा हूं,
आप इसको क्लिक करके दूसरी तरफ आके काइंडली सवाल जो है ना अपना मुझसे कर सकते हैं। मैंने आपके इसके ऊपर भी जाके इसके जो अ, भेज दिया है आपको, इसके वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप पेज पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। उसमें मैंने लिंक उसका सेपरेटली भी दिया हुआ है। जी जनाब, आप पेज पे जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक सेपरेटली भी आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो आप अंदर आ जाएंगे जी उसके। जी नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ जी। चलिए उनका सवाल ले लेते हैं जी। सवाल उन्होंने, जैन मिर्जा साहब वालेकुम सलाम, ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ जी। इसको क्लिक करके जी आप YouTube पे आ जाए लाइव, उधर आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। हाँ जी, मजीद अभी तक तो यही आए हैं जी क्वेश्चन। आगे चलता हूँ जी। मैंने बिजनेस एसेट के बारे में थोड़ी सी आप लोगों से बात की है। आगे चलता हूँ जी मैं। नेक्स्ट जो है, अभी शेयर मैं करूंगा जी। डिस्पोजल जो है, अंडर फॉलोइंग केसेस में डिस्पोजल के बारे में बात होगी। अच्छा जी, पहला जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, वो आपके सामने आ रहा है जी। व्हेन आप पार्ट्स विद द ओनरशिप ऑफ द एसेट और अदरवाइज, तो इस सूरत में डिस्पोजल का क्या तरीका है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जी। तो सबसे पहले जी, ए पर्सन हु होल्ड्स एन एसेट शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग मेड ए डिस्पोजल ऑफ एसेट, मैंने एब्रीविएशन यूज किया हुआ है, एट द टाइम ऑफ person parts with the ownership of the asset, or when an asset is sold, exchanged, transferred, or distributed, or cancelled, redeemed, relinquished, destroyed, lost, expired और surrender। इन तमाम केसेस में ये समझा जाएगा कि आपका जो एसेट है वो डिस्पोज ऑफ हो गया है। ये जी ज़रा ज़्यादा हो गया, मैं इसको क्वेश्चन को ज़रा छोटा कर देता हूँ जी। चलो ये आपके पास आ गया जी। अच्छा, मीनवाइल एक और सवाल आ गया जी। जीशान हुसैन साहब कह रहे हैं, इज यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स पेंशनर बेनिफिट अकाउंट शो द फैमिली बेनिफिट अकाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, काइंडली प्रोवाइड द रेफरेंस। जीशान हुसैन साहब, बात ये हो रही है बहबूद सर्टिफिकेट्स पे ना सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 में विद होल्डिंग टैक्स नहीं होना, लेकिन जो रेसिपिएंट होगा वो मैक्सिमम 10% पे करेगा, और मिनिमम अगर नॉर्मल टैक्स में कम टैक्स बनेगा तो वो आप पे करेंगे। सो आप सेकंड शेड्यूल का जो पार्ट 2 और 3 है उसके अंदर होगा, और पार्ट 4 के अंदर विद होल्डिंग होगा, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जी जनाब, अगर आपको जिशान साहब जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें जी। जैन मिर्जा साहब, आप हमारे साथ यूट्यूब पे आ सकते हैं लाइव, मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया, तमाम लोगों को लिंक भेजा है, आप उधर आके सवाल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात हो रही थी बिजनेस जो एसेट्स है वो डिस्पोजल समझा जाएगा, आप बेच दें, ट्रांसफ़र कर दें, रिक्वेस्ट कर दें, ठीक है। वकार अली साहब आंसर्स कह रहे हैं, जिशान हुसैन कह रहे हैं ओके हो गया जी। वकार अली साहब, आपका कौन सा सवाल आया जी? आंसर वकार साहब का फिलहाल
वकार अली साहब सवाल करें तो फिर जवाब भी आ जाता है जी। उनको तो जीशान हुसैन साहब को तो मैंने जवाब दे दिया, आप कोई सवाल करें तो आपको जवाब देते हैं। जी जनाब। सो अभी ये बात हो रही थी डिस्पोजल की। अब मैं आगे चलता हूँ जी, मजीद डिस्पोजल के केसेस जो और देख रहे हैं हमने। वकार साहब आप इधर क्वेश्चन कर ले ना, यही तो कह रहा हूं कि आप इधर क्वेश्चन कर ले। हाउ बिजनेस एंटीएन प्रिपेयर्ड। वकार अली साहब बात यह है, आप इधर क्वेश्चन कर ले, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उधर मैंने लिंक जो है वैसे वो भेजा हुआ है सिर्फ उधर आपको लाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इधर ही, आप इंशाल्लाह ताला हम यूट्यूब पे ही आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो उसको एंटरटेन किया करेंगे ज़रा, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी और ज़्यादा जो है ना इसकी रेंज ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक के। जी जनाब। इसमें वकार अली साहब कह रहे हैं जी हाउ बिजनेस एनटीएन प्रिपेयर्ड। देखें एनटीएन तो आपको ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म फिल करके, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप फिल करके उनको दे तो आपको वो बिजनेस का जो एनटीएन है वो बना के देंगे। जी जनाब। मसलन अगर आप रेंट पे ऑफिस है तो रेंट डीड होगा, यूटिलिटी बिल मांगेंगे, ठीक है, और इंफॉर्मेशन फर्दर होगी वो आप उनको देंगे तो वो आपको बना के देंगे। अब वकार अली साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दे। जमशेद समझ साहब कह रहे हैं अगर एक और इतनी मकान जिसकी कीमत 0 लगाई गई है को बेच करके किसी एक बैंक से 1 करोड़ का कर्ज लिया गया है, तो आगे कह रहे हैं एक साथ की वापसी को किस तरह और वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे दर्ज करेंगे। जवेद समझ साहब ने सवाल किया है जी। देखें बात ये हो रही कि अगर आपकी 0 वैल्यू आ रही तो वो तो वैल्यूशन आपकी मार्केट वैल्यू पे लगाएंगे, तो जो किससे आप पे करेंगे उसको आप पेमेंट अपने कैश फ्लो में से दिखा देंगे कैसे आपने करनी है। जी जनाब। वो आपको दिखाना पड़ेगा। जवेद सरमद साहब ने जो समझ साहब ने जो सवाल किया जी। जवेद साहब अगर जवाब मिल गया तो ओके कर दें। वकार अली कह रहे हैं ऑल अलाउंसेस रिसीव्ड बाय ए सैलरी पर्सन डिडक्टेबल और नॉट। देखें वकार अली साहब ये डिपेंड करता है कि आपने अलाउंसेस कौन से रिसीव किए हुए। अगर आपने मेडिकल अलाउंस है और इसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक है तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। तमाम अलाउंसेस एग्जेम्प्ट नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ लॉ आपको प्रोवाइड करेगा वो वाले आपको एग्जेम्प्ट मिलेंगे। अच्छा वकार अली कह रहे हैं जी ओके सर फॉर एनटीएन ठीक हो गया। मलिक आशिक साहब आए, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सारे रेगुलर कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ फैब्रिक इंपोर्टेड द डेंटल चेयर्स for donate to a private hospital. What the treatment of chairs in the sales tax? देखिए बात यह है आप जिस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे आपको देखना यह है कि आगे जो हॉस्पिटल है वो उसमें ये भी है कि अगर 10 बेड्स का है या 20 का, उसमें एक लिमिट दी हुई है 50 बेड्स कितना है। अगर उसको आप देते हैं तो एग्जम्पशन भी है, तो सबसे पहले 6 शेड्यूल चेक करें। अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई के अंदर चला गया तो ठीक है, वरना 0 रेटेड भी चेक कर ले, और प्लस आप चेक कर ले जो 3rd शेड्यूल है और रिड्यूस रेट आपको पता है 8 शेड्यूल भी आया हुआ है। तो ये क्योंकि सेल टैक्स चलता है प्रोडक्ट वाइज, तो काइंडली आप मलिक आशिक साहब प्रोडक्ट वाइज चेक करें उसके शेड्यूल में, उसके मुताबिक उसको आप ट्रीट कीजिएगा। तो मलिक साहब मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी इससे उसको ट्रेस करने में आसानी होगी। जी जवेद समद साहब ने ओके कर दिया, वकार अली साहब ने ओके कर दिया। मलिक आशिक साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। जी जी जनाब। ज़ुएब खान साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको लिंक दे रहा हूं, तो आप इसके अंदर इसको क्लिक करके YouTube पे आ जाए, वहां पे सवाल कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा जी। जी जनाब।
अच्छा जी, मैं आपको जो शेयर कर रहा था, मैंने अभी आपको एसेट्स के बारे में, बिजनेस एसेट के बारे में बात की, फिर उसके बाद पर्सनल एसेट्स के बारे में बात की। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये 75 सेक्शन था जो मैंने शेयर किया था। जी, उसका नेक्स्ट है जी मेरे पास जो है ट्रांसमिशन ऑफ एसेट बाय सक्सेशन और अंडर ए विल। अब इसको शेयर करता हूँ जी मैं। ये उसकी हेडिंग है। मलिक आशिक साहब कह रहे हैं जी ओके थैंक यू सर। चलें, आपका शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, हाँ जी, ये आपके पास है जी, मैंने आपको इसमें दिया है। अगर आप ट्रांसमिशन ऑफ एसेट बाय सक्सेशन और आइदर विल करेंगे, वो ये इसमें एब्रीवेशन है डेट ऑफ, जो ट्रीटेड एज ए बाय द डिसीज एट द टाइम एसेट इज ट्रांसमिटेड। जी, एब्रीवेशन मैं आपको बता देता हूँ जी। जी, डिस्पोजल ऑफ एसेट ट्रीट होगा अगर डेथ पे या विल के थ्रू एसेट ट्रांसफर हो जाता है, तो जो उस डेट पे जो वैल्यू आएगी वो जब आप ट्रांसमिशन करेंगे डेथ पे या सक्सेशन में या गिफ्ट के थ्रू, तो उस वक्त जो जो किया जाएगा वो उसको एज ए डिस्पोजल ऑफ एसेट समझा जाएगा। जी, आगे चलता हूँ जी मैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग है जी मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज। जी जनाब, ये आपकी तरफ अब हेडिंग है और इसका मैं मटेरियल आपसे शेयर कर देता हूँ जी। अब चूंकि आप डिस्पोजल पढ़ रहे हैं, तो ये सारे केसेस जो अभी आप स्टडी करेंगे सारे डिस्पोजल ऑफ एसेट से रिलेटेड है। अगर आप बिजनेस एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए लेकर आते हैं, ठीक है, अगर बिजनेस एसेट्स में पर्सनल यूज के लिए जो एसेट है शैल बी ट्रीटेड एज डिस्पोजल ऑफ एसेट, तो बिजनेस के लिए वो डिस्पोजल ऑफ एसेट समझा जाएगा जब वो एसेट बिजनेस से पर्सनल में चला जाएगा। जी जनाब, ये आप जरा नंबर नेक्स्ट नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। जो क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं जी। जी जनाब, मैं आगे चल रहा हूँ जी। जी, नेक्स्ट हेडिंग है मेरे पास। अगर आप बिजनेस एसेट्स डिस्कार्डेड और सीज टू बी यूज इन बिजनेस है, मैं जी ब्लिंकिंग आपका सवाल लेता हूँ जी। अभी जो बिजनेस एसेट डिस्कार्डेड और सीज टू बी यूज इन बिजनेस है, इसके बारे में मैं बात करके तो फिर आपका सवाल ले लेता हूँ जी। जी, आगे मैं चलता हूँ। जी, अब जब आप बिजनेस एसेट्स को डिस्कार्डेड और सीज टू बी यूज इन बिजनेस होगा, तो ये ट्रीट किया जाएगा कि ये डिस्पोज ऑफ हो गया है। जी जनाब, आगे जी सवाल किया था ब्लिंकिंग में, उन्होंने कहा है नो द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड एज पर द शरिया लॉ, व्हाट पोजीशन द विल ऑफ डिसीज होल्ड्स, देन हाउ द डिस्पोजल ऑफ एसेट विल हैपन। देखिए बात यह है, देखें वो शरिया के मुताबिक ही होते हैं ना जनाब। आपका शेयर होता है, इस तरह थोड़ी होता है कि आप सारे एसेट उठा के ले जाए। ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं थी। ओबियसली जब डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है तो जो शरीयत आपकी कहती है जिसका जो हिस्सा होता है उसको वही मिलता है, तो हम भी वही बात कर रहे हैं कि जिसका जो होगा उसके मुताबिक ही होगा। लेकिन ओबियसली जो डिसीज के लिए होगा वो डिस्पोजल ऑफ एसेट समझा जाएगा, या अगर थ्रू विल है या वट एवर या गिफ्ट भी अगर करे तो वो उसके मुताबिक होगा। जी जनाब, लेकिन अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर रहे हैं। अच्छा जी, मजीद अब मुमताज़ अली शेख साहब आए हैं, वो कह रहे हैं सलाम सर। वालेकुम सलाम। इफ़ आई हैव फाइल्ड माई रिटर्न इन 2019 ऑन टर्न ओवर अंडर सेक्शन 113, नाउ इन टैक्स ईयर माई सेल इज अबाउट 7 million. Now tell me, I will pay my tax on turnover or
ऑन नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए बात ये हो रही है, फिर आपने मुमताज अली शेख साहब वही सवाल कर दिया है। मैंने आपको पहले ही कहा था, कल भी यही कहा था कि आप पहले रिस्पेक्टिव लॉ को देखें कि उस साल में क्या था। अब दो चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, दोनों में से एक वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर तो वो ये कहता है कि जी 2019 की सेल की बेसिस के ऊपर आपने आगे टर्नओवर टैक्स देना है, तो फिर आपको आपको आगे भी टर्नओवर टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो कहता है जी कि आप, इसमें ये भी चीज़ है ना, वो ये कहता है कि जी अब अगर वो कहता है 2019 और ऑनवर्ड, 19 और ऑनवर्ड, तो दोनों कवर करता, ठीक है। या किसी भी साल में अगर होगा तो दोनों चीज़ें चेक करें कि कब अमेंडमेंट आई है, कि अगर सिर्फ 19 को बेस बनाना है तो नेक्स्ट ईयर में अगर कम हो जाती है तो क्या 20 में मुझे वो जो टर्नओवर टैक्स है वो लगेगा। अगर एक बात, दूसरी बात, दूसरा ये है कि वो कहता है नहीं जी छोड़ दे आप, नेक्स्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपने 19 में चूंकि टर्नओवर ज्यादा है तो आप उसमें फॉल कर जाएंगे। तो इसको दोनों एंगल से चेक कर ले, ठीक है। उसके अंदर जो वर्डिंग यूज की गई है उसके मुताबिक आप उसको टर्नओवर टैक्स या तो पे करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है मुमताज अली शेख साहब इन दोनों में से कोई एक जो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अभी मेरे सामने बुक नहीं है, वरना मैं शायद आपको उसका भी जवाब दे देता। नेक्स्ट है जी, मेरे पास सवाल आया, सर हाउ टू ट्रीट पेमेंट ऑफ प्लॉट इंस्टॉलमेंट इन पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट। देखिए बात ये, अगर आपका इंस्टॉलमेंट पे है तो फंड्स ऑब्वियसली आपके पास होने चाहिए, और इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट को आप, अब दो चीज़ें आपके पास, अगर तो टाइटल आपके नाम पे है तो फिर तो आप उसको जो क्रेडिट पे परचेज जिसे आप कहते हैं उसको डाल दें, और अगर एसेट आपके नाम पे नहीं है तो एडवांस जो आप पे करते जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स उसको आप बुक कर सकते हैं। जी जनाब, ये आप अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। जी जनाब, आगे चलता हूँ मैं इधर। मोहम्मद जफर साहब, अताउल्ला साहब और सैयद जबार नकवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप उसको क्लिक करके तो ये क्वेश्चन काइंडली यूट्यूब पे कर ले। मैं चाहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता सब लोग एक जगह पे ही आ जाए। तो लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको यूट्यूब पे आ जाए ताकि तमाम लोग एक ही जगह पे, आइंदा से इंशाल्लाह हम यूट्यूब पे ही करेंगे और आपको उसका जो लिंक हुआ करेगा वो पेज पे आ जाया करेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। जी जनाब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। जी लिंक मैंने सेंड कर दिया है, आप काइंडली उस तरफ आके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी एहतशाम मुगल साहब, लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करके आप यूट्यूब पे आके काइंडली इसको कॉपी पेस्ट उधर कर दें ताकि एक ही जगह पे आ जाए। हाँ जी, मीनवाइल जिशान हुसैन साहब का सवाल आ गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम फादर इन द वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ ए करंट मार्केट वैल्यू और जीरो वैल्यू। देखिए जिशान हुसैन साहब, आपको दो तीन चीज़ें ज़हन में रखनी है। अगर तो आपने रजिस्ट्री करवाते वक्त कोई पैसे दिए हैं तो वो तो आपको आप उसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई पैसे नहीं दिए और आपके वालिद साहब ने रजिस्ट्री करवा के दिए तो आपकी वैल्यू ज़ीरो होगी, लेकिन आप इनर कॉलम में मार्केट वैल्यू लिख लेंगे ताकि कल को जब आप बेचेंगे तो फिर इस मार्केट वैल्यू को जो जिस रेट पे आपने एक्वायर किया है आप इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए उसको माइनस कर सकेंगे। तो जिशान हुसैन साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी जनाब, जी ये लिंक आप लोगों के पास आ गया जनाब, आप इधर आ जाए, इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम एंटरटेन कर रहे हैं। जी जी जनाब, कोई और? अच्छा, अब ओके सर, जिशान हुसैन ने कहा जी ओके हो गया। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, मुबशर एजाज साहब आया जी, वो कह रहे हैं ए कार वॉज सोल्ड इन 2017 बट परचेजर हैज नॉट ट्रांसफर्ड ओनरशिप इन हिज नेम टिल नाउ। ठीक हो गया। एक्साइज पोर्टल एंड FBR मालूमात पोर्टल स्टिल रिफ्लेक्ट द कार इन द नेम, इन सेलर नेम। ठीक हो गया जी। वट नीड टू बी डन बाय द सेलर। देखें, आपको ये करना चाहिए कि आप एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ मोटर व्हीकल अकाउंट फॉर कर लें, क्योंकि वरना फिर अगर आप कहेंगे गाड़ी मेरी बेच दी है तो वहाँ वो आउट नहीं होगा। और दूसरा, उनसे रिक्वेस्ट करें परचेजर से कि भाई इसको जल्दी जल्दी अपने नाम ट्रांसफ़र कर लें ताकि मेरी बुक्स में से एडवांस में से निकल के गाड़ी जो है वो सेल में चली जाए।
जी मुबशर एजाज साहब, अगर आपको नहीं, मुसाब एजाज साहब है जी मेरा ख्याल है। हाँ जी, मुसाब एजाज साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो उसको ओके कर दें। अच्छा जी, एक और सवाल था, उन्होंने भी ओके कर दिया। जी जनाब, मैं उधर से यूट्यूब वालों को कह रहा हूँ कि वो इधर आके सवाल करें अपने। जी एहतशाम साहब, इस्लाम मुगल साहब आपको भी, और सैयद जबर जवार नकवी साहब और अताउल्ला साहब, इंशाल्लाह ताला आप उधर आ जाए। आप उसको, मैंने लिंक वैसे भी भेजा हुआ है और पेज पे भी भेजा हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप सीधा इसके अंदर आ जाएंगे। जी मोहम्मद जफर साहब, आप से रिक्वेस्ट है कि आपको लिंक दे रहा हूं, आप इसके अंदर आके सवाल अपना इधर कॉपी पेस्ट कर दें आप। जी एजाज साहब ने कहा जी ओके थैंक यू जी, आपका शुक्रिया जनाब। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं जी। जी जनाब। इधर जी अभी चले, आप आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक ही जगह पे मैं चाहता हूँ आप लोगों के सवाल आ जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी जनाब, मोहम्मद जफ़र साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है, और एहतशाम मुगल साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, और बाकी दोस्तों से भी, कि थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी, आप उधर आ जाएंगे तो बड़ा बेहतर हो जाएगा जी। एक ही जगह पे सब कुछ आ जाएगा जी। मैंने लिंक अदरवाइज भी पेज पे सेंड किया हुआ है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसको क्लिक करें और उधर आके आप अपना सवाल कर दें। जी मैं मीनवाइल फिर अपना पॉइंट ले लेता हूं जी। अच्छा जी, अब एक्विजिशन के बारे में मैं आपसे थोड़ी चीज शेयर कर दूं, इससे पहले कि कोई सवाल आए। जी कब समझा जाता है जी एसेट एक्वायर हो गया है, एक्विजिशन कब समझी जाती है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ए पर्सन शैल बी ट्रीटेड हैविंग एक्वायर्ड एन एसेट एट द टाइम as person begins to own the asset, या इंक्लूडिंग एट द टाइम व्हेन द पर्सन ग्रांटेड एनी राइट। अगर आपको राइट मिल जाए या आप ओनरशिप कर दें तो ये एक्विजिशन ही समझा जाएगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट है जी। जी कब समझा जाता है कि जब आप पर्सनल एसेट को बिजनेस में लेके आते हैं तो फिर क्या होगा। जी तब लो आपको ये कह रहा है कि जब आप जिस दिन आप पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में लेके आएंगे तो वो एसेट उस दिन एक्विजिशन समझा जाएगा बिजनेस के लिए, जो और उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उस डेट की कॉस्ट बन जाएगी बिजनेस के लिए। जी जनाब, फर्दर जी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आ जाएं, मैं वेट कर रहा हूँ जी आप लोगों के चीज़ों का। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके सवाल को उठा के उधर पेस्ट कर देता हूँ जी। अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा जी। जी जनाब। अच्छा चले जी, अभी वो उधर से मैं उनको उधर से ले लेता हूँ अभी दोनों तरफ। जी जनाब, मोहम्मद जफर साहब अगर आवाज़ आ रही है तो इसको आप आ जाए। अताउल्ला कह रहे हैं जी लिंक में प्रॉब्लम है। जी मैंने लिंक वैसे भी सेंड किया हुआ है जी, आप पेज पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं। जी जनाब, वो कह रहे हैं जी आई वांट अंडर योर काइंड एसोसिएशन काइंडली शेयर मी योर नंबर। सैयद जवार नकवी साहब, मैं आपको नंबर दे देता हूँ जी। आपको नंबर 3424524 जी, ये नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया जी। आप इस पे बाद में इंटरेक्शन तो होता रहेगा। जी जनाब, एक सवाल उन्होंने किया जी, चले जी दो सवाल और आ गए हैं जी। वो कह रहे हैं begins to own the asset transfers to
transfer of ownership or possession only is considered as acquisition. Begins to own the asset refers to transfer of ownership or possession only is considered as acquisition. देखिए बात ये हो रही है, अगर उसने उसने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया कि अगर आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, पोजेशन से ओनरशिप नहीं होती जी, जब तक ओनरशिप साथ नहीं होगी आप ओन्ड तभी करेंगे ना जब आपको आपके नाम आएगा। खाली एसेट देखें, एसेट अगर आपके पास तो ज़रूरी नहीं कि आप मालक हैं उसके, और दूसरा अगर एसेट आपके पास है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप मालक नहीं हैं। ये दोनों चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं ओनरशिप के ऊपर कि आपका टाइटल आपके नाम है कि नहीं है, उसके बगैर तो एसेट नहीं ना आपकी ओनरशिप के अंदर आता। अच्छा, फिर आगे है जी, नेक्स्ट है खालिद मेमन साहब कह रहे हैं, वो सवाल उन्होंने दो किए जी। सर, रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक जीपी फंड ग्रेजुटी को किस हेड में एंटरटेन होगा? देखें खालिद मेमन साहब, ये बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी का पार्ट होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट इन एडिशन और इन ल्यू ऑफ सैलरी जो दिया जाता है। बाकी उसमें कितना एग्जेम्प्ट है कितना नहीं है वो आपको जो क्लॉजेज है वो बताएंगे, ठीक है। ये आपका सवाल का जवाब था जी। खालिद मेमन साहब एक और सवाल कर रहे हैं, सर रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक, ये तो हो गया ना जी, ये तो आपका हो गया। एहतशाम मुगल साहब आ गए जी, वेलकम जी, इधर आ गया वो। इफ एन ऑडिट फर्म चार्ज पीएसटी ऑन इनवाइस, provincial sale tax on invoice in an to a non-registered private limited company with PRA, then that company how will do payment? This company previously already deduct 10% on invoice, please elaborate. एहतशाम मुगल साहब, बात ये हो रही है कि अगर आपको फर्म ने चार्ज किया है इनवाइस के ऊपर तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और 10% ही उसने, देखें बात यह है कि अगर सर्विसेज रिड्यूस रेट में ना गया 153 में तो जो जिसको पे कर रहे हैं 10% टैक्स आपने काटना है। अब मजीद और क्या करना चाह रहे हैं तो शाम मुगल साहब इसको ज़रा क्लियर करें, क्योंकि टैक्स तो आपने काट लिया जो काटना था, अब मजीद क्या चाहते हैं आप? उसको वैल्यू को ऐड करके टैक्स काटा जाता है। जी जनाब, मजीद मैं उधर से देखूँ, जी जनाब जी आगे। ये एम.ए. चौधरी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ कि आप इसको क्लिक करके यूट्यूब पे आ जाए और अपने सवाल को उधर ले आए जी। जी जनाब, एहतशाम मुगल साहब, अगर जवाब आपको मिल गया हो और खालिद मेमन साहब अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें, वरना मैं फिर आगे चलता हूँ जी इसमें। जी जनाब, अब आपके पास आ रहा जी वकार अली। अच्छा जी, वो कह रहे हैं आई प्रिपेयर CPR फॉर 2018 इफ आई डोंट वांट टू पे 2018 एंड एनी प्रॉब्लम बाय नॉट पेइंग 2018 CPR। वकार अली साहब, बात यह है कि अगर आप उसको कैंसिल कर दें, अगर आप नहीं पे करना चाहते, वो तो ज़ाहिर बात है, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे क्रेडिट तो आपको मिलेगा नहीं, तो बना लेने से तो कुछ नहीं होता, पेमेंट करेंगे तो वो क्लियर होगा। जी वकार अली साहब, अगर आपको जवाब मिल गया ओके कर दें, और खालिद मेमन साहब ने ओके कर दिया है। और फिर आ गया जीशान हुसैन, वो कह रहे हैं हाउ द IRS कैलकुलेट द टैक्स ऑन एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम अंडर द मिनिमम टैक्स, काइंडली प्रोवाइड द फार्मूला रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम। जिशान हुसैन साहब, बात ये हो रही है कि उनका तरीका अपना है, आपने लॉ के मुताबिक अपना तरीका डिवाइस करें, ठीक है। वो सेल टैक्स को ऐड करके उसके बाद अपोर्शनमेंट करता है, आप अपनी वर्किंग बनाएं लॉ के मुताबिक, उसको चेक करें उसके साथ, फिर आप उसके साथ आप बेटर पोजीशन में होंगे, क्योंकि खाली उसको नहीं आपने देखना, आपने तो लॉ के मुताबिक करना है। तो जो लॉ के मुताबिक वो क्या करता है, कई दफ़ा आपका टैक्स वो कभी कम कर देगा, कभी ज़्यादा कर देगा, लेकिन आपने लॉ के मुताबिक करना है ताकि कल को अगर कोई शो काज नोटिस इशू हो या ऑडिट हो तो आपको आसानी पैदा हो सके। निशान साहब, आपको अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। एहतशाम मुगल साहब कह रहे हैं सर, डैड कंपनी विल आल्सो
डिडक्ट 5% विद होल्डिंग फॉर डेट इनवाइस और नोट। देखिए बात ये हो रही है, आपको जाके चेक करना है एहतशाम मुगल साहब। अभी आपने खुद कहा कि वो जो प्राइवेट कंपनी है मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो जब तक आप विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन जाके पढ़ें, 11 शेड्यूल है मेरा ख्याल है सेल टैक्स लॉ का, तो उसमें देखें अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो तब तो आप काटेंगे, अदरवाइज आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। फिर जी मुमताज़ अली शेख साहब एक और सवाल लेकर आए हैं। आई हैव मिस्टेकनली mention gift 5 million in wealth and have applied for revision but FBR not giving approval. Without approval not submitted, FBR issue notice 122(9)। जी ऐसे ही है मुमताज़ अली शेख साहब, अगर आपको 122(9) का नोटिस इशू हो जाए तो फिर आप वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको चेक कर लें, अगर वो इशू हुआ है तो उस साल का तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकेंगे। फिलहाल तो लॉ ऐसे ही है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये अप्लाई हुआ है 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, उससे पहले ये होता था कि असेसमेंट से पहले आप रिवाइज कर सकते थे। सो अगर आपका केस 30 जून 2017 या उससे पहले का है फिर तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको ये फैसिलिटी ग्रांट नहीं करेंगे। अगर आप क्या कहते हैं कर भी लेंगे तो वो रिवाइज वेल्थ को इग्नोर कर देंगे। जी जीशान हुसैन कह रहे हैं with due respect kindly provide the IRS फार्मूला। रिशान हुसैन साहब आप फार्मूला जो है ना हर एक जगह पे वो अपने ही लगा रहा है, आप अपनी सेल्स की रेशो में वो करता है, आप चेक करें सेल्स में सेल टैक्स अगर है तो वो शामिल करके उस रेशो में एलोकेट करता है। और कई दफ़ा तो अजीबोगरीब सी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं, पता नहीं उसके अंदर कैसे फार्मूला लगाया हुआ है, तो वो उसमें कोई गलतियाँ हुई हैं। ये तो बड़ा हॉट इशू बना था जब ये रिटर्न हम फाइल कर रहे थे कि ये जो इसका फार्मूला है बेसिकली वो ठीक नहीं है। जी ठीक है, अब उसको समझने की बजाय आप अपने लॉ के मुताबिक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी जवेद साहब क्या कह रहे हैं, फिर भी मैंने आपको बेस उसकी बता दी है। जवेद इकबाल साहब कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेट फाइलर ऑफ टैक्स रिटर्न 2020 विल बी इंक्लूडेड इन ATL ऑन 1 मार्च 2021। हाँ जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। उस वक्त फिर आप उसका 1000 या जो भी एप्लीकेबल है, AOP होगी तो 10,000 है, कंपनी होगी तो 20,000 जमा कराएंगे, फिर वो ATL में आएगा। मोहम्मद जफर साहब कह रहे हैं सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओपन मिल्क सोल्ड इन बल्क डेयरी फार्म टैक्सेबल इफ यस रेफरेंस प्लीज। देखिए मिल्क अगर आप बेचते हैं तो डेयरी फार्म तो पहले ही टैक्सेबल है। इसमें अगर लॉ कहीं आपको एग्जम्पशन देता है तो तब है, अदरवाइज तो जो मिल्क की सेल है वो सेल टैक्स से आप एग्जेम्प्ट होंगे। जो आपका ओपन पैक्ड मिल्क नहीं होगा, अदरवाइज पैक्ड होगा तो आपको पता है उस पर सेल टैक्स लगा हुआ है। जी जनाब जफर साहब अगर आपको जवाब मिल गया तो ओके कर दें। जिशान हुसैन कह रहे हैं जी ओके हो गया। जवेद इकबाल साहब का ओके हो गया जी। इधर आपको जी फर्दर और कोई, मैं इनको भी लिंक दे दूं जी मैं आप लोगों को ये लिंक दे रहा हूं जी। नकीब अहमद साहब, ताहिर महमूद साहब, आपको लिंक मैंने दे दिया है, और ताहिर महमूद साहब और जवेद इकबाल साहब आप उसमें आ जाए। ये YouTube पे हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ऐसे किया करेंगे, आप उधर आपके अपना क्वेश्चन जो है उसको जो है वो शेयर कर ले हमारे साथ। जी जनाब जिशान हुसैन साहब ने ओके कर दिया, जवेद इकबाल साहब ने ओके कर दिया, मोहम्मद जफर साहब ने भी ओके कर दिया। अच्छा जी, जब तक कोई क्वेश्चन और आता है मैं आगे चलता हूँ जी मजीद आपसे साथ शेयरिंग करने के लिए। ये जैसे मैं 75A आपसे शेयर कर रहा था जी, ये उसका बाकी का हिस्सा है। अगर आप इमूवल प्रॉपर्टी है, अच्छा जी इसमें थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा मटेरियल को। ये नोट बिल स्टैंडिंग से शुरू हुआ था जी, इसमें 5 मिलियन। अब उसने कहा इमूवल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदेंगे ग्रेटर देन 5 मिलियन
और मूवेबल के लिए 1 मिलियन से ज़्यादा, तो पेमेंट जो होगी थ्रू क्रॉस चेक होएगी। और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जी उसका इफेक्ट आप देख लें जी। सच एसेट्स अगर आप ऐसे करते हैं, ये भी मटेरियल थोड़ा ज़्यादा जी कम करना पड़ेगा। एक मिनट जी। अच्छा जी। जी ये मैंने, अच्छा जी, इसमें क्या है कि जी अगर आप बिजनेस एसेट विदाउट कंप्लायंस लेकर आएंगे तो वो आपको डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ करेंगे, इनिशियल फर्स्ट ईयर अलाउंस अमोर्टाइजेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप पर्सनल एसेट लेकर आएंगे तो फिर आपको उस पर क्या होगा कि वो उस पर आपको जब आप डिस्पोजल करेंगे तो कैपिटल एसेट की कॉस्ट में से, डिस्पोजल कंसिडरेशन में से आप कॉस्ट माइनस नहीं कर सकेंगे। तो दो तरह से। और तीसरा फिर इसकी पेनल्टी भी है, वो भी मैं अगर 182 में आपको अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आप बिजनेस कर लेते हैं यानी परचेज कर लेते हैं उसको थ्रू क्रॉस चेक के बगैर, तो फिर क्या होगा? तो वो आपको फेयर मार्केट वैल्यू का 5% पेनल्टी लगा देंगे। जी खालिद मेमन साहब का सवाल है, सर क्या मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक कार पे कैपिटल गेन लगेगा? देखिए हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक खालिद मेमन साहब, अगर आप गाड़ी जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है, और अदरवाइज भी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर आप प्रॉपर्टी मतलब कार डीलर नहीं है तो फिर आपको उस पर हमारे मुताबिक ये कैपिटल रिसीट है, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। फिर भी आप एक्ट करने से पहले लीगल ओपिनियन ले लीजिएगा। सैयद मुजम्मिल हुसैन जैदी कह रहे हैं, सर आइदर एनटीएन फॉर प्रोविडेंट फंड इज रिक्वायर्ड, इफ यस, अच्छा, then why tax official were issuing exemption to company from 2001 to 2004? देखिए बात ये हो रही है, प्रोविडेंट फंड के ना इंडिपेंडेंट होता है, उसका ऑडिट होता है, ठीक है, उसमें एग्जम्पशन होती हैं और कहीं कहीं वो टैक्सेबल भी होता है। सो इसको ज़रा आप इस एंगल से देखें कि पार्ट ऑफ कंपनी का ही होता है, बट उसके अकाउंट्स अलग बना के उसकी आप क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एफबीआर के साथ, इसके 6 शेड्यूल के अंदर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड बनाने के लिए। तो अगर आपको सैयद मुजम्मिल साहब जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। अच्छा जी, मुमताज़ अली शेख साहब ने ओके कर दिया। मैं फेसबुक पे देखूं जी लिंक अगर उनको देना है। जी आप तमाम दोस्तों से जी सैयद हुसैन जैदी साहब, ताहिर महमूद साहब और रिजवान हमीद साहब, ये मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ, इसको क्लिक करके आप यूट्यूब पे आ जाए। इंशाल्लाह ताला आइंदा से हम वहीं पे ही लाइव शेयर किया करेंगे और आपको जो क्वेश्चन है आप इसमें ला सकते हैं। जी जनाब, अब नेक्स्ट में आपसे एसेट्स, और आपको पता है एसेट्स के बारे में बात हो रही थी, यानी वो कब समझा जाता है कि एक्वायर हो गया है और कब समझा जाता है कि उसकी डिस्पोजल होगी। अभी तक ये दो बातें हुई है। अब हम मजीद इसकी देखेंगे कि अगर आपने अक्वायर कर लिया एसेट तो उसकी कॉस्ट अंडर डिफरेंट सिचुएशन में कैसे निकाली जाती है। इसी तरह जो डिस्पोजल है, अगर आप मुख्तलिफ सिचुएशन में डिस्पोजल करते हैं तो फिर आप एसेट की डिस्पोजल कंसिडरेशन को कैसे निकालेंगे। देखिए पर्पस बड़ा क्लियर है, अगर आपको एक्विजिशन का पता होगा तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे टैक्स की तो तभी आप डब्ल्यूडी भी निकालेंगे, वो रिटर्न डाउन वैल्यू या आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तरीके से। अब जब आपके पास डब्ल्यूडी भी आएगी तो आप डिस्पोजल में से लेस करेंगे तो तभी आपका टैक्स का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। जी मुनव्वर अलमाज साहब आए हैं जी, एडवोकेट, वो कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एप्लीकेबल। देखें मुनव्वर अब्बास एडवोकेट साहब, बात ये हो रही है कि रिकॉर्ड, देखें रिकॉर्ड, मिनिमम रिकॉर्ड जो है कंपनी के अलावा उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, कंपनी ने तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है, लेकिन प्रैक्टिकली
ये मिनिमम रिकॉर्ड जो है ना, इट विल नॉट सर्व दी पर्पस। आपको कंप्लीट रिकॉर्ड रखना ही रखना है। जैसे सैलरी है तो सैलरी सर्टिफिकेट है, बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। रेंटल है तो रेंट एग्रीमेंट है, अगर आपने कैंसिल किया वो है, डिडक्शन की सपोर्टिंग है। अब हर चीज़ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है वो रखना पड़ेगा। और कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, बिजनेस के केस में। सो अपनी कंटेंशंस को साबित करने के लिए कंप्लीट रिकॉर्ड होना लाजमी है। खाली मिनिमम रिकॉर्ड रखने से बात आपकी नहीं बनेगी। तो ये मुनव्वर अलमाज साहब इसको जेहन में रखें कि आपको चीज़ें सारी जो है वो मेंटेन करनी है, और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, ताकि आप अपने डिक्लेयर्ड वर्जन को साबित कर सकें। जी, जिशान हुसैन साहब का सवाल आ गया है, अपील के एसआरओ में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 223 के का जिक्र नहीं है, क्या कोई भी ऑथराइज पर्सन अपील सबमिट नहीं कर सकता? नहीं, देखिए ये तो अब देखना पड़ेगा जी। एक मिनट जी। अगर तो उन्होंने स्पेसिफिक पावर दी है सिर्फ उसको टैक्स पेयर को, तो क्या वो आगे आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट करता है? तो खुद तो नहीं ना वो अपील फाइल करेगा जी, वो तो प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसको तो नहीं पता कानून क्या कहता है। जी जनाब, तो जिशान हुसैन साहब अगर नहीं भी है तो आप उससे पावर लेके तो आप उसकी अपील फाइल करेंगे। ज़ाहिर बात है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ही करता है, दूसरे बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होगा। मुनव्वर अलमाज साहब कह रहे हैं जी ओके हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। सैयद मुजम्मल हुसैन साहब ने ओके कर दिया। वकार अली साहब कह रहे हैं ओके सर, व्हाट अबाउट 2020 रिटर्न एज ड्यू डेट ऑलरेडी पास्ड, शुड वी सबमिट फाइन फॉर 2020 और वी शुड वेट अंटिल मार्च एंड सबमिट फाइन? देखें बात ये हो रही है, अगर तो वकार अली साहब आपका जो क्या कहते हैं केस है, उसमें अगर सिस्टम आपको 2020 की पेनल्टी सरचार्ज है बेसिकली जो आपने पे करना है लेट फाइलिंग का, वो है जी 114A है शायद, वो तो फॉर्म है उसका बेसिकली और फाइल है। तो इसके अंदर जो सरचार्ज है इसके स्पेसिफिक शेड्यूल के अंदर 182A है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। सरचार्ज आपको जो पे करना है तो वो आप पे अगर तो सिस्टम जनरेट करता है तो आप अभी कर दें, अगर नहीं करता तो आप 1 मार्च को भी उसको कर सकते हैं। जी जनाब वकाल अली साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आगे वो कह रहे हैं आई पेड 2019 CPR एंड नॉट पे 2020 टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट, शुड आई बी कंसिडर्ड एज फाइलर और नॉट? देखिए वकार अली साहब, अभी 28 फरवरी तक तो आप फाइलर ही रहेंगे, एक फाइलर। और पहले तो वकार साहब ये चीज़ दूर कर लेंगे, फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, ये दो आप चीज़ें अब चलेंगी, उनको रिप्लेस कर दिया उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर को। अब ATL में अगर आप आना चाहते हैं 28 फरवरी तक तो 2019 की बेस पे आप चले जाएंगे, और 1 मार्च को जो लिस्ट आएगी वो 2020 की बेस पे होगी। तो अगर आप लेट हो गए हैं, टाइम नहीं लिया, तो फिर आप अगर अभी कर देंगे तो तब भी ठीक है अगर चलान मिलता है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप 1 मार्च को सरचार्ज का चलान जमा करा के वो आपको ATL की लिस्ट में ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है जी वकार साहब आपको जवाब मिल गया होगा, और अगर आप इसको जवाब मिल गया तो इसको ओके कर दें जी। मुमताज अली शेख साहब है जी, वो कह रहे हैं सर इन विच गुड कम इन द एम्बिट ऑफ 153 सेक्शन एनी स्पेसिफाइड गुड्स और ऑल गुड्स? देखिए मुमताज अली शेख साहब, बात ये हो रही है कि उसने गुड्स 3 चीज़ें यूज़ की, गुड्स, सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप इसके अंदर फॉल करते हैं तो आप, लेकिन इसमें एग्जम्पशन, रिड्यूस रेट, चार्ज करना, ना चार्ज करना, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, बिलो टैक्सेबल लिमिट, वो सारा अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा। ये गुड्स वो वाली हैं जिन पे स्टैंडर्ड रेट भी हो सकता है और रिड्यूस रेट भी हो सकता है, उसको आपको एग्जम्पशंस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुमताज़ अली शेख साहब, आपको अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दे। उसके बाद मुनव्वर अलमास एडवोकेट साहब कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन वेदर NGO और NPO शुड रजिस्टर अंडर 236 और 100 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। देखें दो चीज़ें मुनव्वर अलमास साहब अलग अलग है। आपने NPO का स्टेटस लेना है तो आपको 2 सबसेक्शन 36 के अंदर जाके आपको पहले स्टेटस लेना पड़ेगा,
उसके बाद फिर आप 100C का एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जो है वो अलग होता है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन पहले आप एनपीओ बनेंगे, फिर आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके उनके जो भी तरीकाकार है, आपको फॉर्मेट ऑडिटेड अकाउंट्स है या जो रिटर्न्स है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, सारी कंप्लायंस आप करेंगे। वो लिखा हुआ है 100C के अंदर, जाके चेक आप कर सकते हैं। मुनव्वर अल्माज साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो, और मुमताज साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन मैं फेसबुक पे देखता हूँ, लोग जो है ताहिर महमूद साहब, आपके क्वेश्चन अनआंसर नहीं है, एक मिनट ठहरे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये लिंक है, इसको क्लिक करके ना यूट्यूब पे आ जाए। अनआंसर नहीं मैं रख रहा, आप उधर आके आइंदा से इंशाल्लाह ताला, हमने चूंकि वीडियो वहां ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है, वहीं पे आपको जवाब मिलेंगे, बेफिक्र हो जाए आप उधर आए, इस लिंक को क्लिक करके और जवाब अपना सवाल करें, आपको जवाब मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, अनआंसर नहीं रहेगा ये, आप आए उधर। जी जनाब, क्योंकि अब पहली दफा हम सारा इधर शिफ्ट कर रहे हैं जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सारा बेहतर होता जाएगा। जी जनाब, ताहिर महमूद साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके भी कर दें, और आप उधर आके अपना सवाल कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम चूंकि पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जी यूट्यूब के ऊपर लेके जा रहे हैं बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन हो मैं आगे चलता हूँ जी। अपना जो शेयरिंग है कि अब नेक्स्ट मेरा फेज है जी कि कॉस्ट ऑफ एसेट अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो कैसे निकाला जाता है मुख्तलिफ सिचुएशन में। 9 डिफरेंट केसेस हैं जी, जो मैंने 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर करने हैं। इससे पहले कि मुझे उम्मीद है कि जी और भी सवाल इंशाल्लाह इसके अंदर आएंगे, लोग इसके अंदर आएंगे और सवाल करेंगे जी। एक और आ गया जी, वो कह रहे हैं 182A इज ओनली अवेलेबल फॉर टैक्स ईयर 2019। जी बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई है कि जो पेनल्टी जो सरचार्ज है वो 20 का चलान सिस्टम अभी निकाल भी नहीं रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है। इसलिए अभी आप 2019 की जमा करा दें, और 20 की जब 1 मार्च आएगी तब वो सिस्टम अलो करेगा, तब आप उसको कर दीजिएगा। आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है जी, जिन्होंने ये रेज किया है। जी जनाब, आगे नेक्स्ट है जी मेरे पास, नेक्स्ट किधर चलेंगे जी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एसेट की बात हो रही थी जी। जी आगे जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया जी। मुनव्वर साहब ने ओके कर दिया जी। RH एसोसिएट्स ने एक सवाल उन्होंने किया जी, सर कैन वी सोल्ड प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ आवर सिस्टर और ब्रदर हु लिव इन अब्रॉड एंड रिसीव पेमेंट इन आवर बैंक अकाउंट्स। देखिए बात ये हो रही है, RH एसोसिएट से जो सवाल है वो ये बात हो रही है कि वो क्रॉस चेक जो है, मसला ये है ना, उसका मसला आ रहा है। आप कोशिश करें कि उनका बैंक अकाउंट खोलें, ठीक है, और उसी में उसमें जमा करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्रॉस चेक में आना ज़रूरी है। ठीक है, आप भी रिसीव कर सकते हैं, कल को आप अथॉरिटी लेटर लेके उसको जस्टिफाई तो कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये है कि बेहतर यही है कि उनका अकाउंट हो और उसमें पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाए, ये बेस्ट वे होगा आपके लिए। जी RH एसोसिएट से जो भी साहब आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। मोहम्मद अली चौधरी साहब जी आया, वो कह रहे हैं सर अगर मैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ 15 लाख रुपए में, फाइलर भी हूँ, तो क्या मुझे कैश में पेमेंट करनी चाहिए या क्रॉस चेक में, ये ओपन चेक में? देखिए मोहम्मद अली चौधरी साहब, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपने जो वैल्यू लिखी है वो 15 लाख रुपए है जो मुझे नजर आ रही है, तो आप 50 लाख तक आप, बेहतर ये है, देखें सेफ प्ले क्या है, आप क्रॉस चेक में कर लें, इस चक्कर में ना पड़े कि वो ज्यादा है या कम है, आप करें क्रॉस चेक में पेमेंट तो ज्यादा बेहतर होगा, आप ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। RH एसोसिएट्स वालों ने ओके कर दिया, तो मोहम्मद अली चौधरी साहब अगर मजबूरी है और नहीं हो सकता तो फिर आप कैश में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप क्रॉस चेक के अंदर आ जाए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी जनाब, आगे क्योंकि इमूवेबल पे लिमिट उन्होंने 50 लाख तक की दी हुई है।
जी नेक्स्ट मैं उधर देखता हूँ जी। जी ताहिर महमूद साहब कह रहे हैं जी, उन्होंने सवाल किया, नो सर प्लीज आंसर हेयर, आई कैन नॉट, आई एम नॉट सो टेक्निकली साउंड। ताहिर महमूद साहब कुछ नहीं करना आपने, आपने उस लिंक को क्लिक करें, आप यूट्यूब पे चले जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ आप क्लिक करके उधर आ जाए। जी जनाब, आगे कौन है जी मेरे साथ? अच्छा जी नेक्स्ट, अब पहला मैंने आपको आगे चलते। अब आ रहा है जी मेरे पास, जब आप एसेट परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है अंडर द इनकम टैक्स लॉ, ये बात होने जा रही है जी। महमूद साहब लाइन पे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी मैं आपके साथ पेस्ट कर रहा हूँ जी। पहला जी, इसके 3 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन करके मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जब आप परचेज करेंगे तो टोटल कंसिडरेशन जो आप देंगे, इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन गिवन इन काइंड एट द टाइम द एसेट इज एक्वायर्ड। अब जब आप परचेज करेंगे, हो सकता है आप एक गाड़ी खरीदें प्राडो, उसके अगेंस्ट आप एक कल्टस गाड़ी दें और साथ पैसे भी दें, तो दोनों को आप प्लस करेंगे तो नंबर 1 कॉस्ट आएगी। आगे क्या है और ऐड करना है जी। नेक्स्ट आप देखें जी, नेक्स्ट आपके पास है कि आपने जो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने हैं। अच्छा इसको मुझे 2 हिस्सों में करना पड़ेगा जी, वो वर्ड्स पूरे नहीं आ रहे हैं जी। जी ये एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन जो होगा उसको भी आप ऐड करेंगे। ये मैं पूरा कर लूँ जी मोहम्मद अली चौधरी साहब, फिर मैं आपका सवाल लेता हूँ जी। ये है जी मेरे पास, इसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर आपका होगा टू अल्टर और इम्प्रूव द एसेट बट शैल नॉट इंक्लूड, जो बी और सी में अगर आप कोई चीज़ ले लेंगे 2 दफ़ा तो आप नहीं कर सकते, अगर आप डिडक्शन ले ली है तो फिर आप वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसमें ऐड नहीं कर सकते। अच्छा जी इसमें थोड़े वर्ड ज़्यादा है, मैं कम कर दूं। जी ये आपका जी, आपका जो पहला केस था जो कि परचेज ऑफ एसेट है, यानी उसके अंदर आप सिंपल कर लें तो परचेज प्राइस है, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर है टू ब्रिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन है, और डिस्पोजल वाले जो है वो भी एक्सपेंसेस आप कॉस्ट में बनाएंगे, लेकिन कब, जब आप एक्चुअली इनकर्ड करेंगे। अच्छा जी मीनवाइल महमूद साहब ने सवाल किया है, सर ए कंपनी सिलेक्टेड फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 214C can request authorities for the closure of audit due to the fact that the income is exempted from tax under second schedule part 1 clause 133। देखें महमूद साहब, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप पहले जाके चेक करें कि किस साल की सिलेक्शन हुई है, क्या उसमें जो ऑडिट पॉलिसी है वो एग्जेम्प्ट इनकम वाले को छूट देती है। अगर तो वहाँ छूट है तो आप उसको अवेल कर लें कि ये सिलेक्शन जो है वो उसको आप कहें कि जी इसको क्लोज कर दें। लेकिन अगर आपको वो ये पावर नहीं देता ऑडिट पॉलिसी के अंदर, तो एग्जेम्प्ट, जो मैं आपको बताता चलूँ कि एग्जेम्प्ट इनकम का भी ऑडिट हो सकता है। अब वो अगर लॉ आपको फैसिलिटेट
करेगा तो तभी आप वो बेनिफिट लेंगे, वरना आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। ठीक है, इनकम एग्जेम्प्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ऑडिट नहीं होगा अनलेस लो आपको प्रोटेक्शन ये ना दे। तो महमूद साहब आप इसको देख लें, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। जी कोई और सवाल हो तो आप करें, मैं आगे देखता हूँ जी दूसरी तरफ। जी मुझे अभी दोनों तरफ फिलहाल शेयरिंग करनी पड़ रही है जी। ये शाहिद महमूद साहब और ताहिर महमूद साहब, मैं आपको लिंक फिर दोबारा दे रहा हूँ, आप लोग उसमें आ जाएं और अपने सवाल जो है वो उस पर आके मेरे साथ शेयर कर लें जी। जी जनाब, अच्छा जी, महमूद साहब ने ओके कर दिया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं दूसरा केस आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि कॉस्ट वाली साइड को क्लोज किया जाए जी। ये दूसरा जी, कॉस्ट ऑफ एसेट इफ पर्सनल एसेट अप्लाइड फॉर बिजनेस यूज के लिए जी। जी ये इसका रिप्लाई है जी, अगर आप जिस दिन आप यूज करेंगे पर्सनल एसेट्स को बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो उस दिन की जो फेयर मार्केट वाली वैल्यू होगी उसको कॉस्ट ऑफ एसेट समझा जाएगा फॉर इनकम टैक्स पर्पजेस। मोहम्मद अली चौधरी साहब कह रहे हैं सर मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला, मेरे क्वेश्चन का। मोहम्मद अली चौधरी साहब, इन्होंने मोहम्मद अली चौधरी साहब कौन सा सवाल आपका जी? ऊपर 1 मिनट, मैं स्किप ना कर गया हूँ। हाँ जी, जी ऐसे ही है जी। ये आपने सवाल किया है सर, अगर किसी शख्स के 3 बैंक अकाउंट हों तो क्या प्रोफाइल अपडेट करते हुए एक बैंक अकाउंट दे सकते हैं या ऑल बैंक अकाउंट ऐड करना होंगे? जी चौधरी साहब, आपको तमाम बैंक अकाउंट्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप कल को फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना आपको कि वो बैंक उसमें आएगा नहीं, फिर आपका प्रोफाइल अपडेटेड नहीं होगा। तो चौधरी साहब मुझे उम्मीद है कि आपको अब जवाब मिल गया होगा। सॉरी मैंने वो जल्दी में आगे चला गया तो वो इग्नोर हो गया आपका सवाल। तो आपको जवाब अब मिल गया होगा, तो इसको ओके कर दें। जी जनाब, मैं आगे नेक्स्ट, पहला अभी मैंने परचेज ऑफ एसेट जब करते हैं तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं। नंबर 2, जब आप पर्सनल एसेट को बिजनेस में ले आते हैं तो फिर आप कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो आपके साथ शेयर किया। अब तीसरा पॉइंट मैं शेयर करने जा रहा हूं। जी जनाब, नेक्स्ट है जी मेरे पास, अगर आप एसेट देखें, पहले केस में क्या हुआ कि आपने एसेट अक्वायर्ड कर लिया, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप, अच्छा जी उन्होंने ओके कर दिया जी चौधरी साहब ने, थैंक यू वेरी मच जी। अगर आप एसेट को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस या कंस्ट्रक्ट करें, यानी रॉ मटेरियल लेके उसको बना के, लकड़ी लेके अगर आप टेबल या फर्नीचर या जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना लेते हैं, तो उस वक्त फिर आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसका तरीका भी दिया हुआ है लॉ में। ये जी मैं आपके सामने पेस्ट कर रहा हूँ जी। इसमें ओबियसली क्या होगा कि आपने जब मटेरियल खरीदा है, लेबर और एफओएच जो चीज़ें उसको बनाने तक के खर्चे या डिस्पोजल करते वक्त अगर आपका कोई खर्चा होगा, तो ये सारा कुछ आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में उसका हिस्सा बन जाएगा जी। फर्क पहले क्या था, पहले हमने फिनिश चीज़ें ली थी परचेज करते वक्त, अब आप प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जी जनाब, ये मैं आपके साथ, जी जनाब, ये अभी वर्ड चुके ज्यादा हो गए जी, मुझे कम करने पड़ रहे हैं।
चले आगे है जी। किनका सवाल है जी? एक और सवाल आ गया जी, वो पूछ रहे हैं सर 2 दिन से IRIS सही नहीं चल रहा, कुछ इस बारे में भी फरमा दें। देखिए बात ये हो रही है, ये तो अब हो सकता है अब उनके नेट में या आपके नेट में, क्योंकि ये नेट बेस्ड है, आपको पता है। अब नेट तो जब तक अब सही नहीं चलेगा, अब चाहे उनका या आपका, तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी। तो ठीक है, इसको ज़रा अपने नेट को भी चेक कर लें, और हमारे तो मेरा ख्याल है, उम्मीद है जी सही चल रहा है। आप नेट को ज़रा चेक करें, उसकी स्पीड और चीज़ों को चेक करें, हो सकता है किसी एरिया में या किसी दूसरी तरफ से प्रॉब्लम आ जाए, तो इसको ज़रा चेक एंड बैलेंस में ले आए आप। अच्छा जी, मैंने आपके साथ कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने का पहला, दूसरा और तीसरा आपके साथ शेयर किया। अब चौथे पॉइंट पे जी, अच्छा जी, मुमताज अली शेख साहब ने ओके कर दिया, चले अच्छी बात है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास अब कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड थ्रू फॉरेन करेंसी लोन। मैं कॉस्ट को आज क्लोज करना चाह रहा हूँ जी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा। तो अगर फॉरेन करेंसी लोन से आप एक्वायर करते हैं, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। तो जितना आप, जब तक आप लोन वापस नहीं करेंगे, आप मजीद कॉस्ट ऑफ एसेट में कुछ भी ऐड या लेस नहीं करेंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड थ्रू फॉरेन करेंसी लोन है। लेकिन जब आप एक्चुअली वापस करेंगे, अगर ज़्यादा वापस करेंगे, रेट अगर बढ़ गया तो ऐड कर देंगे, कम हो गया तो लेस कर देंगे। अच्छा चले जी, एक और सवाल आ गया जी, रूल 44(4) में रीड विद सबसेक्शन 176 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कॉल्स फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर टैक्स ईयर 2019। ठीक हो गया जी। व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ इट, हाउ इट शुड बी रिप्लाइड। ये देखें, वो आपसे तमाम जो आपने खर्चे क्लेम किए हैं, उसकी रिकन्सिलेशन वो आपसे मांग रहे हैं कि जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है उसको रिकनसाइल करके दें। और ओबियसली अगर उन्होंने आपसे ये कहा है कि प्लस आप टैक्सेस जो काटे हैं उसकी भी रिकन्सिलेशन बना के दें, बेसिकली उन्होंने आपको 161(205) की तरफ लेके जाना है। ये इसकी बात हो रही है, इसलिए ये आपको दिया गया है। तो इसलिए आप तमाम चीज़ों की रिकन्सिलेशन बनाएं, सपोर्टिंग ले, टैक्सेस जहाँ काटने पूरे करें, ये उससे कनेक्टेड है जी। ब्लिंकिंग आपको अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। मैं आगे चलता हूँ जी। अगर आप एसेट अंदर हैजिंग एग्रीमेंट ये होता है जी कि अगर आज रेट है फर्ज करें डॉलर का, मैं अज्यूम कर लेता हूँ 150 रुपये है, लेकिन आपका जो मशीनरी या एसेट या जो भी आना है वो 3 माह बाद है, 2 माह बाद है, और उस वक्त रेट कुछ और होगा, तो आप हैजिंग करवा लेते हैं और इसकी एक्सचेंज रिस्क फी पे कर देते हैं कि मुझे 150 पे ही चीज़ चाहिए चाहे जब आए। उसके लिए बैंक आपसे एक्सचेंज रिस्क फी लेगा, और एक्सचेंज रिस्क फी को कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जब भी एसेट आएगा, वो जो आपने रेट तय किया होगा उसी पे आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। जी जनाब, मैं आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है जी, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड इन पार्ट्स। अगर आप पार्ट्स में एसेट बेचते हैं तो ज़ाहिर बात है, आपको पहले मसलन आपने गाड़ी खरीदी है, उसमें डेक आप उसका बाद में सेल कर देते हैं यूज़ करने के बाद। तो आपने तो गाड़ी नहीं बेची, डेक बेचा है, तो फिर क्या होगा, टोटल कॉस्ट को जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी जिस दिन एक्वायर किया था उस रेशो में एलोकेट कर देंगे, और डेक की WDV निकाल के डेक को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, और डेक का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो बिजनेस इनकम में ऐड या लेस हो जाएगा। ये पार्ट्स की कॉस्ट निकालने का तरीका है जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास, अगर आप अमाउंट चार्जेबल टैक्स से एसेट एक्वायर करते हैं तो तब भी आपको पता है वो तो पूरी की पूरी कॉस्ट वही रहेगी। आप एग्जाम्प्ट से लेंगे तब भी वही रहेगी। तो ये अगला पॉइंट वही वाला डील कर रहा है जी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट मार्केट डिटरमिन करती है, एग्जाम्प्ट इनकम होने या उससे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आखिरी पॉइंट है जी, वो शेयर कर लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी जो आपके पास आ रहा है कि अगर आप एसेट को, अगर आपको ग्रांट दी जा रही है और ग्रांट चार्जेबल टू टैक्स है, तो फिर आपने कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस नहीं करनी। लेकिन अगर वो एग्जाम्प्ट है, यानी उस पर टैक्स नहीं देना, तो फिर कॉस्ट ऑफ एसेट में से जो ग्रांट आपको मिलेगी आप माइनस करके तो फिर उसको डेप्रिसिएशन जो है रिड्यूस वैल्यू पे चार्ज करेंगे। ये जी मेरे आज के पॉइंट्स थे।
आप लोगों का कोई और सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी जनाब, अभी टाइम चूँकि पूरा पूरा है, पूरा ज़्यादा हो गया जी आज तो माशाल्लाह, लोगों ने क्वेश्चन भी काफ़ी किए हैं। मुझे उम्मीद है जी कि आप लोग इसी तरह जो है वो हमारे साथ शेयरिंग करते रहेंगे और दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा होता रहेगा। अब आप क्या कहते हैं, मुझे इजाज़त दें। हाँ, अलबत्ता ये है कि जितने लोग हैं उनको कोशिश करें कि वो इस हमारे साथ चैनल पे आ जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि लोगों को मैक्सिमम जो वीडियो जितनी है उनके तक वो पहुंच सकें। अब और कोशिश करें कि इसको अब टाइम के जी ऐसे है कि कोशिश हम कर रहे हैं कि 8 से 9 तकरीबन रखा जाए जब भी आपके साथ शेयरिंग हो। तब के लिए मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी। जी थैंक यू वेरी मच जी।